जी हाँ, छठे चरण की लड़ाई अब राष्ट्रवाद पर आई। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता दीदी पर जबरदस्त वार किया और साफ किया कि पाकिस्तान के एटम बम से वो नहीं डरते। पीओके लेकर रहेंगे। वहीं ममता दीदी को मां माटी मानुष के नारे को मुल्ला माफिया मदरसा में तब्दील करने पर निशाना भी साधा। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो सियासी समीकरण है और छठे चरण के पहले तेज हो गए चुनावी वार, उस पर ये रिपोर्ट देखिए। उनके एटम बॉम्ब है, उनकी भी इज्जत है। कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का। सुना आपने, ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के पास एटम बम होने की वजह से उसको सम्मान करने की बात की थी। पश्चिम बंगाल के कांथी में गृह मंत्री अमित शाह ने इसी बयान के बरक्स ममता दीदी और कांग्रेस पर जबरदस्त वार किया और साफ साफ कहा कि हम एटम बम से नहीं डरने वाले, पीओके लेकर रहेंगे। हम एटम बम से डरने वालों में से नहीं है। कांठी वालों, आज मैं बता कर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने वहीं इस बात पर भी चिंता जाहिर की कि माँ माटी मानुष का नारा ममता दीदी ने मुल्ला मदरसा और माफिया में तब्दील कर दिया है। ये ममता बनर्जी माँ माटी और मानुष के नारे के साथ आई थी और मुल्ला मदरसा और माफिया में बदल गई। छठे चरण का रण लगता है पूरी तरह राष्ट्रवाद पर आ गया है। बीजेपी आतंकवाद पर चोट और पीओके को लेकर अपने संकल्प के साथ मैदान में है, वही विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर है। 4 जून को 12 बजे पिक्चर रिलीज हो जाएगी और उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। लगातार जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है और 7वें चरण आते आते आप देख लेना 7वें आसमान पर होगा। बहरहाल सबकी नजरें बाकी 2 चरणों के मतदान पर हैं। पहले दूसरे चरण की धीमी वोटिंग के बाद स्थितियां बदली हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने पक्ष में वोटिंग की बात कर रहे हैं। देखना होगा जनता किसकी बातों पर एतबार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इस पर बात करने के लिए टीएमसी, कांग्रेस, बीजेपी तमाम नेता मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता माधवी अग्रवाल जुड़ी हुई हैं और बहुत ही सीनियर रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और पीके सहगल साहब इन मुद्दों पर कई बार बात करते रहे। हम तो पत्रकारिता की शुरुआती दिनों से उनसे बात करते रहे। सहगल साहब, आपका भी स्वागत करता हूं। बड़े दिन में आपसे बातचीत हो रही है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में आपसे ही करता हूं। ये जो पीओके वाला मुद्दा आप छेड़ा गया है, आप कई बार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, लेकिन क्या ये एक चुनावी मुद्दा मात्र है या आपको लगता है कि अब 370 राम मंदिर के बाद में एक बड़ा लक्ष्य भी दिखाई पड़ता है जिसको जनता के सामने रखा जा सकता है? और विशेष तौर पर इस चरण में क्योंकि राष्ट्रवाद की बातें ज्यादा हो रही हैं, तो यहां पर यह मुद्दा ज्यादा मुफीद दिखाई पड़ता है। ये मुद्दा ने गर्मी पकड़ी क्योंकि मणिशंकर अय्यर ने, उससे पहले फरूक अब्दुल्ला ने और फिर क्या कहते हैं ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कहा कि पाकिस्तान के एटम बॉम्ब है और उस एटम बॉम्ब से हमको घबराना चाहिए। यूपीए सरकार भी घबराती रही। पाकिस्तान एक के बाद एक हादसा करते रहा और हम केवल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास भागते रहे कि इसको कंडेम करो या अमेरिका के पास जाते रहे। जब ये सरकार आई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जहाँ देश के अंदर का ताल्लुक है, 0 टॉलरेंस पॉलिसी है और अगर किसी प्रकार के हादसे को आपने अंजाम दिया जिसमें आप इन्वॉल्व हो तो हम घुसका मारेंगे। और उरी के बाद में हमने वही किया। बालाकोट के बाद में, पुलवामा के अंदर बालाकोट स्ट्राइक किया। हमने साफ तौर पर पाकिस्तान को दर्शाया कि हम आपके न्यूक्लियर ब्लैकमेल को किसी प्रकार से एक्सेप्ट नहीं करेंगे और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है इस बॉम्ब को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। हमने साफ तौर पे कह दिया, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हो, छोटा या बड़ा हो, हम उसको एक न्यूक्लियर अटैक के तौर पे समझेंगे, चाहे वो हम हमारी फोर्स के ऊपर किया जाए व्हेन वी एंटर पाकिस्तान, और या इससे पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट विद इन 8 to 10 minutes। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, इट बी अ ह्यूज कैटास्ट्रोफी फॉर हिंदुस्तान, इट बी अ कैलेमिटी फॉर साउथ एशिया, लेकिन हम इससे घबराते नहीं है। जहाँ तक पीओके का ताल्लुक है, एक ये चुनावी मुद्दा भी है, लेकिन वहाँ बहुत जबरदस्त नारेबाजी हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ विरोध हो रहा है मुजफ्फराबाद में और कई सिटीज में, जिसमें वहाँ के लोग साफ तौर पे कहते हैं कि हमको 370 हटने के बाद में साफ तौर पे नजर आ रहा है किस माफी का प्रोग्रेस हो रहा है जम्मू कश्मीर में। वहाँ किस माफी के हालात है, किस माफी की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई है और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और बदतर होती जा रही है। दिन ब दिन हमारे पास ना बिजली है, ना पानी है, ना खाने का सामान है। कीमतें आसमान कुछ हो रही है, बिजली की कीमतें आसमान कुछ हो रही है और हमको हिंदुस्तान के साथ मिलना है। इसको तमाम को निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कहा, रक्षा मंत्री ने कहा, इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ने कहा, अभी अमित शाह ने कहा कि पीओके हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का है और हम इसको लेकर रहेंगे।
लेकिन मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि मिलिटरीली हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो जनता है, देखिए, रक्षा जो मंत्री उनकी राजनाथ सिंह का एक स्पष्ट बयान आया था कि हमें जोर जबरदस्ती की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ की जनता खुद आकर हमसे मिल जाएगी। मेरा एक जो सवाल आता है और बहुत सारे दर्शकों के जहन में सवाल आता है कि 10 साल का टेन्योर रहा है, कई बड़े फैसले लिए गए हैं, उन फैसलों को रखा भी जा रहा है उपलब्धि के तौर पर, चाहे 370 का मामला हो, राम मंदिर का मामला हो। पीओके को अचानक से अभी ये तीसरे टेन्योर के लिए जब वोट मांग रहे हैं, उस समय पर उठाना, ये कितनी इच्छा शक्ति और कितनी फिजिबिलिटी आपको लगती है कि सचमुच पीओके के लेकर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर अगले टेन्योर में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा गंभीर होती दिखाई दे रही है? देखो, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश जबरदस्त होगी, लेकिन वहां पे सीपैक वहां से स्टार्ट हुआ है, $65 बिलियन चाइना का लगा हुआ है। चारों पाकिस्तान एब्सोल्यूट रूथलेसली उसको कंप्लीटली क्रश कर देंगे। मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आसानी से हिंदुस्तान के साथ जुड़ने दिया जाएगा, ना चीन के माध्यम से, ना पाकिस्तान के माध्यम से। और हिंदुस्तान की फौज किसी भी हालत में पीओके के अंदर मिलिटरीली इंटरवीन नहीं करेगी। ये कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो है vis-a-vis बांग्लादेश। बांग्लादेश इसमें 10 मिलियन रिफ्यूजीज हिंदुस्तान में आ गए थे। हिंदुस्तान की इकोनॉमिक हालत काफी खराब हो गई थी। यहाँ एक भी रिफ्यूजी नहीं आया और ना ही आएगा, क्योंकि हमारी जीरो पॉलिसी हम आने नहीं देंगे। ऐसे में हिंदुस्तान की सेना वहां जाएगी तो दो तरफा हमला तो निश्चित है, और हिंदुस्तान नहीं चाहेगा कि इस मौके की कोई भी हरकत हो जिससे हमारी जो बढ़ती इकोनॉमी है और बढ़ती इन्फ्लुएंस है दुनिया में, उसमें किसी प्रकार की क्षति पहुंचे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दखल जो है वो बहुत होता है ऐसे मुद्दों में, और बिल्कुल सहगल साहब जो कह रहे हैं, बांग्लादेश जो है उसको जीता गया था, लेकिन उसको छोड़ा गया, एक स्वतंत्र देश बनाया गया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता था। अब यही बड़ा प्रश्न माधवी जी खड़ा होता है, इसीलिए इसकी फिजिबिलिटी समझना बहुत ज़रूरी थी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, निश्चित तौर पर वो उस पर हमेशा हमारा क्लेम रहा है, वो हमारा अभिन्न हिस्सा रहा है, हम उसको लेकर रहेंगे। बात तमाम सरकारें कहती रहीं, खासतौर पर आपकी सरकार इस बात को कह रही, लेकिन इसकी फिजिबिलिटी जो है वो फिलहाल जो है बहुत दूर की कौड़ी दिखाई देती, बड़ा मुश्किल कार्य, दुष्कर कार्य दिखाई पड़ता है। ऐसे में क्या ये चुनाव के दौरान छेड़ा गया एक मुद्दा है? प्रवीण जी, आदरणीय सहगल जी ने बहुत सारी बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया, क्योंकि वो विश्लेषक भी हैं और उनको बहुत अंदरूनी जानकारी है। लेकिन मैं सच कह रही हूँ कि इस मुद्दे पर कभी भी राजनीति करनी नहीं चाहिए। और जब आज से 2-3 साल पहले या 5 साल पहले जब हम लोगों ने 370 हटाने की बात कही थी, तो आपको याद होगा तब भी ये दूर की कौड़ी ही लगती थी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने इसे पूरा करके दिखाया। आज अगर वास्तविकता देखी जाए तो आज ये वास्तविक स्थिति जो अभी जो वर्तमान स्थिति है, वहां पे गिलगिट और जो बलूचिस्तान है, वो आज खुद कोशिश कर रहे हैं कि वो भारत के साथ जुड़ जाए, क्योंकि वहां जिस तरीके की अराजकता और जिस तरीके से आर्थिक स्थिति का सामना उनको करना पड़ रहा है, वो बहुत दुखद है। इस पे राजनीति करने का कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए, 1947 में जिस तरीके से आक्रमण करके पाकिस्तान की तरफ से इसे हथियाने का प्रयास किया गया था, तब से अगर नेहरू जी ने उस समय अचानक युद्ध विराम नहीं किया होता, तो निश्चित रूप से 45% जब हमारे पास में जम्मू कश्मीर का हिस्सा आ गया था, तो 35% भी आ ही जाता। लेकिन वो अचानक जो युद्ध विराम किया गया, उसकी वजह से आज तक वो स्थिति बनी हुई है कि एक द्वंद्व युद्ध, एक असमंजस और एक झंझट चल रहा है, जो कि कश्मीर पे जिसका प्रभाव इतने वर्षों से हम लगातार देख रहे हैं। अगर मेरा मानना ये है कि राजनीतिक स्तर पे अगर कहा जाए, तो मैं बिल्कुल नहीं मानती कि ये राजनीतिक मुद्दा बनाकर इससे वोट बैंक हासिल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप समझते हैं कि ये जो स्थिति है, ये वहां की स्थानीय स्थिति को बहुत गंभीर बनाती है, क्योंकि चाइना भी इस पर कोशिश कर रहा है हथियाने की। पाकिस्तान के ये नाक का मुद्दा हो गया, लेकिन आज जो पाकिस्तान की स्थिति है, वो अपने देश को संभालने की स्थिति में नहीं है, तो जो जो बाकी का हिस्सा है 35%, उसको कहां से संभालेगा? वो अपने लोगों को ही नहीं संभाल पा रहा। वहां की राजनीतिक स्थिति देख लें, आर्थिक स्थिति देख लें, इतनी असमतल है, इतना ज्यादा वहां पर परेशानियां हैं कि आज बलूचिस्तान और गिलगिट खुद चाहते हैं कि वो भारत के साथ जुड़े, और वो लगातार, बलूचिस्तान के लोग देखिए, लगातार भारत के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, अपनी साझेदारी और अपना भाईचारा व्यक्त करने का प्रयास करें। तो हमें लगता है कि इसको जबरदस्ती नहीं करके, एक राजनीतिक द्वंद्वता ना बना के, इसको समस्या को बहुत तरीके से सॉर्ट करना पड़ेगा। अगर इसमें अभी
कांग्रेस को जोड़ेंगे तो ये बिल्कुल राजनीतिकरण देने का प्रयास करेंगे, इसे वोट बैंक की राजनीति कहेंगे। लेकिन आप ही बताइए, क्या ये संवेदनशील मुद्दा नहीं है? इसे सॉर्ट नहीं करना चाहिए जो हमारा ऑलरेडी हिस्सा देखिए था माधवी और जी, जिससे बात जुड़े हुए। बात जो आप कह रही हैं वो ठीक है, उसमें किसी को मुझे नहीं लगता कि कोई दो राय इसमें निकल कर आएगी। इस पर बहुत बात की जा सकती है, संवेदनशील भी है, भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। भारत के किसी भी हिस्से का व्यक्ति हो, वो अपनी जमीन को अपनी जमीन मानता, भारत का अभिन्न हिस्सा पीओके को भी हम हमेशा से मानते रहे। मेरा आपसे सवाल ये है कि इस पूरे मुद्दे में जैसे हमने देखा कि मुल्ला मदरसा माफिया, ये बात भी कही गृहमंत्री अमित शाह ने, पीओके का मुद्दा वो लेकर आए, कुछ पर्टिकुलर जगहों पर यह मुद्दा उठाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को उठाया। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि चुनावी रैलियों में आपने खुद कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन बयानों को कैसे राजनीति से जोड़कर ना देखा जाए, वो भी तब जबकि आप छठवें चरण के लिए मत मांग रहे हैं मतदाताओं से। देखिए प्रवीण जी, मैं 2-3 बातें क्लियर कर दूं। देखिए, ये मुद्दा ऐसे ही नहीं उठकर आया है। इसके पीछे कारण ये है कि कांग्रेस के जो बड़े फेस हैं, जो कभी रहे हैं, इनकी सारी चीजों में जिनका हस्तक्षेप रहा है, वो लोग जब आकर धमकाते हैं इनडायरेक्टली कि उनके पास भी परमाणु बम है और उनका सम्मान करना चाहिए, डरना चाहिए, तो निश्चित रूप से जब आप इस तरीके की बातें करेंगे तो मुद्दे उठ के आएंगे। अब रही बात, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में शासन कर रही है, तो जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके की धमकी और इस तरीके की वार्तालाप का जवाब देना है। अब रही बात मुल्ला और इसकी बात जो बंगाल में आदरणीय गृह मंत्री ने कही, तो इसके पीछे कारण ये है कि आप देखिए कि बंगाल में जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, आज विगत 15 सालों के अंदर में जिस तरीके से यहाँ पर माइनॉरिटी जो लोग हैं उनकी आबादी कितनी बढ़ी है, अगर आप ये आंकड़ा निकालेंगे तो डराने वाला आंकड़ा होगा। मैं आपको बता रही हूँ, 40% के आसपास जमीन जो है वो अधिकृत हो चुकी है इन लोगों के, और बाहुल्य क्षेत्र जो है जिले हो चुके हैं। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है। देखिए, अगर तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हो रही होती तो आज इतनी आबादी और इतना बड़ा जमीन का हिस्सा नहीं जाता। क्यों नहीं समझने की कोशिश करते हैं लोग कि राजनीतिक जगहों पर जब आप विशेष समुदाय के साथ में जुड़कर उनके वोट बैंक को पाने के लिए अगर आप राजनीति करेंगे तो उसका जवाब देना राजनीति नहीं बन जाता, ये देश की सुरक्षा का मामला बन जाता है। तो मेरा मानना है कि गृह मंत्री जी ने बहुत सोच समझ के कहा है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री जी की तरफ से या आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो भी कहा गया उसको बहुत सीरियस तरीके से उसको पूरा भी किया गया है। हर राज्य की अपनी एक राजनीति होती है, अपने तौर तरीके होते हैं, वोट बैंक के समीकरण होते हैं। शुभांकर भट्टाचार्य जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। शुभांकर जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। मुल्ला मदरसा माफिया, ये कहते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने हमला किया है ममता बनर्जी पर, और जैसा अभी आपने सुना, भाजपा प्रवक्ता कह रही हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए माइनॉरिटीज की जनसंख्या यहां पर बढ़ी है, जो देश की सुरक्षा के साथ एक बड़ा समझौता हो सकता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में यह मुद्दा क्यों ना उठाया जाए? शुभांकर जी। प्रवीण जी, धन्यवाद, आपने मुझे वक्त दिया इस पर। और मैं कहना चाहता हूं कि मैं भी सुन रहा था, माफ करिएगा उस समय आवाज सही नहीं आ रही थी, तो मैं रक्षा विशेषज्ञ को सुनना चाह रहा था लेकिन मैं सुन नहीं पाया। लेकिन माधवी जी ने जो बात कही, मैं एक चीज कहूंगा कि प्रवीण जी, मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद आप रोकेंगे या आप बीच में टोकेंगे जरूर, जब इन्होंने कहा कि बंगाल की 40% जमीन अधिकृत कर ली गई है। मैं चाहूंगा, हमारे रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं, मैं जवाब नहीं दूंगा, उनसे पूछूंगा कि बंगाल की 40% जमीन किसी अन्य देश द्वारा अधिकृत कर ली गई है, क्या ये सच्चाई के कहीं नजदीक भी है ये बात? माधवी जी पहले तो नहीं, बिल्कुल ठीक। आप देखिए, बांग्लादेश द्वारा मेरे पैनल पर शुभांकर जी कई बार जब प्रवक्ता बैठते हैं, समस्या यही है जी जी, अब कई बार जब प्रवक्ता बैठते हैं तो बहुत सारे ऐसे आंकड़े, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं उस पर ग्रिल कर पाऊं। लेकिन माधवी जी, बात सही है कि ये आंकड़े आप कहां से लाते हैं और इस तरह के आंकड़े आपके पास कैसे आए? क्या अधिकृत कोई आंकड़ा है जिसके आधार पर यह बात कही गई? मैं सहगल साहब के पास भी जाऊंगा। इस बीच अजय वर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ गए, बड़ी देर से उनसे जुड़ने का प्रयास कर रहे थे हम, लेकिन माधवी जी आप जरा पहले इस पर जवाब दें। अजय जी, स्वागत है। देखिए, मैंने कहा, मैं अभी भी फिर से दोहरा देती हूँ इस बात को कि यहाँ पर आबादी जो है वो बहुत बड़ी है और बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो कि अभी माइनॉरिटी बाहुल्य हो चुके हैं। और मैं इसको, अगर आंकड़े की बात है तो आप निश्चित रूप से कार्यक्रम खत्म होने के बाद एक बार जरूर से इस पे देख लीजिएगा। मैं आपको बोलती हूँ, अगर कहीं करेक्शन करने की बात आएगी तो डेफिनेटली मैं करना चाहूंगी। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि जिसमें स्थिति ऐसी होती है जिसको नकारने का प्रयास किया जाता है, राजनीतिकरण करने की कोशिश की जाती है। बहुत संवेदनशील बातें हैं
और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक सही सटीक आंकड़ा लेकर मैं आपसे दोबारा से इस पे जरूर बात कम से कम आप ये तो कह रही हैं कि इन्फिल्ट्रेशन के बाद मुस्लिम आबादी यहाँ पर बढ़ी है, इस तरह बहुत का ज्यादा आप बढ़ी लोगों है, का बिल्कुल आरोप बढ़ी है। बहुत ज्यादा बढ़ी इसका- है। हर एरिया के पास में इसका मुस्लिम आबादी आधार क्या है? की पीके सहगल साहब की स्टडी इस पर क्या आप कहती है, बता क्योंकि दीजिए इस मामलों को वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। पहले तो सहगल साहब आपकी टिप्पणी, माधवी जी ने जो आंकड़े रखे, इन्फिल्ट्रेशन का जो डर दिखाया, वो आप बताएं, फिर मैं अजय जी के पास जाता हूं। देखो, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट में इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर डेमोग्राफिक शिफ्ट हुआ है बिकॉज ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। और इन्फिल्ट्रेशन, वोट बैंक पॉलिटिक्स को निगाह में रखते हुए इन्फिल्ट्रेशन कराया गया है। पहले कुछ और सरकार थी, उन्होंने कराया गया पूरे नॉर्थ ईस्ट में। अभी वेस्ट बंगाल में कौन सी सरकार है वो इन्फिल्ट्रेशन कराती है, क्योंकि जैसे ही इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं, ये लोग आते हैं, उनको उनका आधार कार्ड बन जाता है, उनका वोटर्स कार्ड बन जाता है, और वो वास्तव में हमारे देश की से में शामिल हो जाते हैं इसमें। लेकिन हमने 1 इंच भी जमीन नहीं खोई। तो ये कहना कि हमने जमीन खोई है, कोई 1 इंच भी जमीन नहीं खोई। और मौजूदा सरकार ने आने के बाद में बहुत बड़े पैमाने पर ये जो इन्फिल्ट्रेशन है इसको बंद कर दिया है कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट में, असम वगैरह में। वेस्ट बंगाल में अभी भी हो रही है, अभी भी वेस्ट बंगाल में जारी है। और इसी को निगाह में रखते हुए सीए को लागू करने जा रहे हैं, जिसका विरोध कर रही है बाकी सरकार। वो कह रहे हैं हम किसी प्रकार से इसको अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन साफ तौर पर गृह मंत्री कह रहे हैं कि जो सेंट्रल कानून होगा सीए तो लागू करना ही पड़ेगा। कोई सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट है, जब एक बार पार्लियामेंट्री पास हो जाता है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। एंड वी विल इंसिस्ट एंड इंश्योर दैट उसको नजरअंदाज ना किया जाए। ठीक है अजय जी, आपका स्टैंड में, फिर शुभांकर जी ने जरूर ये सुना होगा, इस पर कुछ कहना भी चाह रहे होंगे, लेकिन अजय जी मैं आपको चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। आपका स्टैंड क्या है पश्चिम बंगाल की सियासत पर और ममता बनर्जी को लेकर, और दूसरा पीओके को लेकर अब जो बातें आ रही हैं उस पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए, पीके सहगल साहब मेरे साथ कई डिबेटों में बैठे हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं। बात जब देश की आती है तो पीओके हमारा था, है और रहेगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अभी जो झूठ की विसात, तेज बोलो, जोर से बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, रोज बोलो, झूठ बोलो, भाजपा के छोटे से बड़े नेता केवल झूठ की किताब लेकर बैठते हैं, क्योंकि इनको ये इनके आईटी सेल से और मुख्यालय से भेज दिया जाता है कि फिर बाद में माफी मांग लो। मैं ये कह रहा हूं कि 2014 में जब देश में भारत आजाद हुआ था, ये मैं नहीं कह रहा, इनकी एक नेता है कंगना रनौत, उसने कहा भारत 2000 पहले से 14 से था ही नहीं। तो जब भारत 2014 में आजाद हुआ और यहाँ आजादी दिलाई मोदी साहब ने, तो 24 तक उन्होंने पीएके क्यों नहीं लिया साहब? 2024 का जब 5वां चरण आ गया तो इन्हें पीओके को इसलिए याद आ गया कि इनकी हार बहुत निश्चित हो गई। देश के वोटरों ने मुद्दों से नकार दिया। कभी मंगलसूत्र छीनने की बात होती है, कभी चूड़ियों की चर्चा होती है। आज तो हद कर दी प्रधानमंत्री जी ने, पद की गरिमा का ख्याल ही नहीं रखा। दिल्ली में कह रहे हैं कि मित्रों, ये इंडिया गठबंधन वाले आपकी लाइट छीन लेंगे और काट देंगे। हंसते हैं लोग प्रधानमंत्री जी के ऊपर और कह रहे हैं कि आपके बैंक का पैसा निकाल लेंगे और उसे दूसरों को भेज देंगे। भाई, आपकी हताशा और हार, आप प्रधानमंत्री हैं, सत्ता आती रहती है। 70 साल के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इतना निम्न स्तरीय भाषण नहीं दिया। कभी मंगलसूत्र छीनते हैं, और हद तो जब हो गई कि देश की रक्षा करने का वादा करने वाले लोग पीओके के ऊपर, आपको याद हो सावरकर इनके नेता थे जिनके सारे लोग चरण चुंबक करते हैं। 1937 में सावरकर ने यह घोषणा करी थी अहमदाबाद अधिवेशन में कि हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग बना दिया जाए। मुस्लिम लीग ने तो 1940 में ठीक है तो अजय जी, समय सीमित रहता है, हम इतिहास में जाएंगे तो बड़ा लंबा चर्चा हो जाएगी। लेकिन एक कमेंट और आपका पश्चिम बंगाल की सियासत पर। आप ममता बनर्जी की सियासत से कितना इत्तेफाक रखते हैं? साथ में नहीं, बंगाल पे जा रहा हूं। देखिए, जिस वक्त ममता दीदी की इन्होंने बेइज्जती करी देश के प्रधानमंत्री ने, दीदी ओ दीदी जी, तो देश की लोगों को 70 करोड़ महिलाओं ने जो शपथ लगाई बंगाल में, इनको बुरी तरह हरा के भगाया। अब भी ये वही काम कर रहे हैं। प्रज्वल 3000 वीडियो के साथ मार्क्स रेपिस्ट घोल बलात्कारी भाग जाता है, तो वहां के लिए तो बोलेंगे नहीं। लेकिन संदेश देखिए, देश में किसी भी महिला के साथ कोई चीज गलत हो, ये बहुत गलत है, इसकी निंदा होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बेशक आप लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों की सहानुभूति और साथ साथ में दिखाई देता है। लेकिन शुभांकर जी, बेशक आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन एक चिंता का विषय यह है कि इन्फिल्ट्रेशन होता है, जैसा सहगल साहब ने बताया है, और दूसरा यहां पर आधार कार्ड बन जाते हैं। इसके बारे में बड़ी चर्चाएं होती हैं, ये देश के अन्य हिस्सों में भी ये मुद्दा बना रहता है। किसी को ठीक ठीक जानकारी आंकड़ों के साथ नहीं होती, ये बात सही है।
देखिए प्रवीण जी, अजय जी आता हूं मैं आपके पास, आपका ऑडियो भी ठीक नहीं आ रहा, मैं आता हूं आपके पास। शुभांकर जी अपनी बात पूरी करें। जी प्रवीण जी, देखिए मैंने पिछली बार अपनी बात शुरू की थी, आप दूसरे के पास मैं अपनी बात रख ही नहीं पाया। एक बार फिर से मैं प्लीज दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज मेरी बात सुने। आप उससे अग्री करें ना करें दूसरी बात है, लेकिन सुने। अब मैं रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूं, क्या सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बात पीओके की है? क्या हमें अरुणाचल प्रदेश की बात नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं एक बार भी उन्होंने कहा कि हाँ, हम चीन के खिलाफ, हम अरुणाचल प्रदेश का 1 इंच भी हम नहीं छोड़ेंगे? क्यों नहीं कहते हैं कि भाई हम लेह लद्दाख में भी वही चीज हम करेंगे जैसा कि यहाँ पे? आप बात वही हम लोग आके फंस जाते हैं जब आपके पास, जिसको कहते हैं ना कि जब हम मुद्दों से गरीब हो चुके होते हैं, तब हमको लगता है कि हम किस प्रकार से हम जनता को भटकाएं। आप इसको, अगर आपको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को ही मेन मुद्दा बनाना था तो आप अपने मैनिफेस्टो में उसी को मेनली लिखते, आप उसी के चारों तरफ पूरा अपना मैनिफेस्टो बुनते। लेकिन क्या बुना गया? आप कह रहे ममता बनर्जी आप जो है परमाणु बम से डरती है। अरे क्या ममता बनर्जी कभी इसकी रक्षा मंत्री रही है? क्या हमारे पास एटम बम का क्या बटन रहा है? इस समय इस प्रकार की बातों को उछालकर इसका एक माहौल बनाना, ये आप भी बहुत समझदार है साहब, आप जितना ही चैनल पर इस तरह से बोले, आपको भी समझ में आ रही है क्या हो रहा है। आप ममता बनर्जी से कह रहे हैं कि ममता बनर्जी डिसीजन लेंगी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में एटम बम गिराना है कि नहीं। किस प्रकार की बातें हो रही हैं, किस प्रकार की, मतलब माधवी जी, ना तो अलायंस का हिस्सा है ममता बनर्जी, ना ही तृणमूल कांग्रेस के किसी नेता ने ये बात कही थी। ये बात मणिशंकर अय्यर ने कही, ये बात और अन्य लोगों के द्वारा कही गई, और इसको फिर पश्चिम बंगाल में जाकर कहना, एक तरीके से ऐसा लगता है कि चुनावी फायदे के लिए एकदम से डाइवर्ट कर दिया गया, जबकि तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी का इससे कोई सीधा सीधा लेना देना नहीं है। प्रवीण जी, अहम मुद्दा यहाँ पे बस शुभांकर जी एक छोटा कमेंट हो जाए, फिर मैं ले रहा हूं, आपकी बात पूरी करेंगे। जी बोलिए माधवी जी। जो कांग्रेस है वो ममता बनर्जी की अलायंस पार्टी है केंद्र में, सब मिलके एकजुट होकर, यहाँ तक कि जो सीपीएम है वो भी इनकी अलायंस पार्टी है। दूसरी बात, इसके पीछे कारण क्या था कि इन्होंने रामनवमी है उसको दंगा करने वाला दिन कहा था स्टेज पर, मंच से उन्होंने कहा मतलब 9 तारीख का जो है वो दंगा करने वाला दिन है। ये लोग आपको उकसाएंगे क्योंकि ये लोग शोभा यात्रा निकालते हैं, दंगा करने वाला इनका दिन है, ये लोग उकसाएंगे। मेरे माइनॉरिटी भाई बहन, आप लोग कभी उकसाना मत, मतलब उकसना मत, और अपने अल्लाह का नाम लेना। ये एग्जैक्टली जो उन्होंने बंगला में कहा था वो मैं हिंदी में अनुवाद करके आपको बता रही हूँ। तो आप मुझे बताइए कि आप एक समुदाय को अगर दूसरे समुदाय के लिए ये बोलते हैं कि उनका रामनवमी वाला दिन जो है वो दंगा करने वाला दिन है, तो कहीं ना कहीं तो आप एटम बम से ममता बनर्जी डरती हैं, हम नहीं डरते, इस बयान पर बात हो रही है माधवी जी। जी, बात ऐसी है कि अब कहा गया है, तो मेरे कहने का मतलब कि इनकी अलायंस पार्टी है, क्या विरोध करना उचित नहीं है? कि आप कैसे बोल सकते हैं कि पाकिस्तान, एक तरफ इनके जो अध्यक्ष है, जो मतलब इनके कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, वो ममता बनर्जी को रेगुलर कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ वो हमेशा मतलब उनका विरोध कर रहे हैं। देखिए परोक्ष अलायंस तो नहीं है, अपरोक्ष हो सकता है, लेकिन शुभांकर जी आप अपनी कुछ बात ऐड करना चाह रहे थे, समय सीमित है। दर्ज कर सकती है ना, सीएम है आपकी अलायंस पार्टी, अगर इस तरीके का वक्तव्य दे रही है तो आप उस पर आके विरोध क्यों नहीं करती है मंच पर? आप एक धर्म की तुष्टिकरण करेंगे, आप एक धर्म को सहेजेंगे, तो दूसरा तो व्यक्ति उस पर बोलेगा ही ना। जी जी, शुभांकर जी अपनी बात पूरी करें। प्रवीण जी, मैं वाकई बड़ा दुख होता है कि समय सीमित है माधवी जी, माफी चाहूंगा। आप हमें पेंट किसी भी रंग में कर दें, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जिसको कहते हैं ना कि अपनी भाषा को सही रखें, थोड़ा सा रिसर्च करके आए। जिस बात पर डिबेट हो रही है उस डिबेट पर अगर हम चिपके रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे बार बार बात आ रही है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ आप बंगाल के मुसलमानों की तुलना कर रहे हैं। मुझे बात कहीं समझ में नहीं आ रही कि इन दोनों के बीच में लिंक क्या है? क्या कश्मीर से के माध्यम से पाकिस्तान के लोग वहां पे घुस गए? जी नहीं। दूसरी बात, ये जो बार बार जो कहा जाता है, मुझे लगता है मैं माधवी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा इतिहास पढ़ें, थोड़ा सा इसके बारे में जानें, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में जो ताल्लुकात रहे वो पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान जैसे नहीं थे। और दूसरी बात, वहां के जो लोग इधर से जो बसे, उसका जो डिवीजन हुआ, उसका जब बंगाल की तरफ पर आए कईयों के घर। ठीक है शुभांकर जी। माधवी जी फटाफट
क्या ममता बनर्जी ने ये बात संसद में नहीं उठाई थी थोड़ा सा कि यहाँ पर घुसपैठिए आ रहे हैं, उनको आधार कार्ड उसके बावजूद हमारा जो गांव है और 2011 के आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि 27% मुस्लिम आबादी है पश्चिम बंगाल में। 2011 के आंकड़े बता रहे हैं, आपके देख लीजिए। और जो बाहुबली जिला है वो आपको मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, ये सब बाहुबली तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई में अजय जी को सुनना चाहता था, लेकिन अजय जी आपका आज टेक्निकल कुछ दिक्कत रही और आपकी आवाज़ हम तक बहुत ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन फिर भी आपने कीमती समय निकाला। आप सफ़र में हैं इस वक्त, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सहगल साहब ने काफ़ी विस्तार से उन पहलुओं को बताया कि कितना फिजिबल ये पूरा मामला दिखाई देता है, और साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो आमने सामने हैं ही, क्योंकि सीधी सीधी लड़ाई पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।